वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में इसे पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की किसी भी ब्रांच, चाहे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसे SOL कॉमनली कहा जाता है, NC वेब या फिर रेगुलर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो आज की इस यूनिट में देखिएगा, बेसिकली ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, वो टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और इन 5 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है फर्दर 8 लेसन्स में, 8 लेसन्स में डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स को। तो जो फर्स्ट यूनिट है इसमें पहले 2 लेसन्स हुआ करते थे, लेसन 1 एंड लेसन 2। अब उन लेसन्स को कंबाइन कर दिया गया है 2026-27 के स्टूडेंट्स के लिए और उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको हमने कम्प्लीटली एक ही वीडियो में कवर किया है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो रहने वाली है। और बाकी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। देखिएगा, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, मार्क्सिज्म, ये आइडियोलॉजीज़ है। तो जब हम आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे पॉलिटिकल थियोरी में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी किससे रिलेटेड है। यहाँ पर बेसिकली आइडियोलॉजीज़ का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये वीडियो जो है वो 1 से 1.5 घंटे की रहने वाली है, जिसमें हम पार्ट ए जो कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ डील करता है उसे भी कवर करेंगे, एंड पार्ट बी जो कि नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन अप्रोचेस के साथ डील करता है उसको भी कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल थियोरी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियोरी जो आपका सब्जेक्ट है उसके पूरे ही सिलेबस को 7 घंटे के अंदर हमने कवर कर लिया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली देखिएगा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये लेसन जो है वो फाउंडेशनल है पूरे ही सब्जेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, जो 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जो जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे कि भाई लिबरल्स का क्या मानना था, देन मार्क्सिस्ट का क्या मानना था, एंड देन जो कॉलोनियल या फिर इम्पीरियलिस्ट थे उनका क्या मानना था। तो यहाँ पर ये सारी जो आइडियोलॉजीज़ है वो बार बार आपको हर एक चैप्टर में मिलेगी देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है, फर्स्ट यूनिट जो है, लेसन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस यूनिट में हम कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में उपनिवेशवाद कहा जाता है। लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी में कहा जाता है उदारवाद। देन मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म को मार्क्सिज्म ही कहा जाता है, मार्क्सवाद कहते हैं हिंदी में बेसिकली। एंड देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म की, उदारवाद के बाद की जो दुनिया थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे, एनालाइज करेंगे अप्रोचेस को। पहले तो ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिया गया, ठीक है। अब ग्लास ऑफ वाटर था, उसमें आधा ग्लास पानी था। एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि भाई ये ग्लास है और ग्लास के अंदर आधा पानी है, ठीक है। एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव क्या था, ये ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि भाई ये ग्लास जो है वो आधा खाली है। तो इस व्यक्ति ने क्या देखा, खाली ग्लास देखा आधा, और इस व्यक्ति ने आधा पानी देखा। तो दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग था, पर्सपेक्टिव अलग था। अब बात करते हैं अप्रोच की। अप्रोच की बात देखिएगा, किसी व्यक्ति को लिखकर समझ आता है, किसी व्यक्ति को बोलकर समझ आता है। तो अप्रोचेस जो है, तरीके जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड जितनी भी अप्रोचेस है, चाहे वो नेशनलिस्ट अप्रोच है, इम्पेरियलिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, सबल्टन अप्रोच है, इनके बारे में पढ़ेंगे एंड इनको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं पर्सपेक्टिव। जो पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिए हैं अलग अलग जो थिंकिंग को लेकर। देखिएगा, भारत जो है इसमें क्या हुआ कि 1600 के आसपास एक कंपनी बनाई गई ब्रिटेन में, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी के नाम से जाना गया। वो 1600 में भारत आए। पहले वो ट्रेड के मोटिव से आए थे, वो ट्रेड करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अब भारत पर कब्जा कर लिया तो फिर क्या हो गया, भारत जो हमारा प्यारा देश था वो उनके कॉलोनी बन गया। कॉलोनी यानी कि उनके उपनिवेशवाद का शिकार हो गया। अब यहाँ पर कुछ लिबरल्स थे। अब लिबरल्स का क्या पर्सपेक्टिव था कि आखिरकार भारत को जो इन्होंने अपने कॉलोनी बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसके पीछे क्या थिंकिंग थी उनकी, क्या नज़रिया था कि भाई अगर देख लीजिएगा कि भारत को ये अंग्रेजों ने अपना उपनिवेशवाद बना दिया है, अपनी कॉलोनी बना दिया है, तो ये जो लिबरल्स, जो उदारवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति थे, वो क्या सोचते थे इसके बारे में। पहले तो मैं आपको लिबरलिज्म के बारे में बता दूं। तो लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पर लोग सोचते हैं, या फिर जो लिबरल होता है वो ये मानता है कि समय के अनुसार अगर कोई बदलाव हो रहे हैं तो वो अच्छे हैं। बाकी हम जब लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में इनके स्कॉलर्स, इनके क्रिटिसिज्म, इनकी खासियत सब पढ़ेंगे। अभी हमें एक अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डेल्व नहीं करना है लिबरलिज्म के अंदर ही। तो देखिएगा, लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो एनलाइटनमेंट से जुड़ी हुई है। ये बेसिकली जॉन लॉक, एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस की थी, या फिर कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स है उसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ जैसे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस पर्सपेक्टिव में या इस आइडियोलॉजी में। लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करती है। अब इंडिविजुअल लिबर्टी क्या है, देखिएगा, इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो है वो रैशनल है, नॉलेजेबल है और उसके पास समझ है क्या सही है क्या गलत है, तो उसे अपने आप सब कुछ निर्णय लिए दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर लिबरल्स जो है, उदारवादी विचारधारा को मानने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक व्यक्ति जो है उसको अपने हिसाब से निर्णय लेने देने चाहिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस करते हैं, इक्वालिटी पर फोकस करते हैं, फ्री मार्केट प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर वो लेज़र फेयरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। लेज़र फेयरी एक लैटिन टर्म है। तो यहाँ पर पता है वो क्या बोलते हैं कि जो मार्केट है उसे अपने आप चलने दो, यहाँ पर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट का नहीं। मार्केट अपने आप डिमांड एंड सप्लाई जनरेट करती है, अपने आप उसे भी पूरा भी करती है। तो लिबरल्स का मानना बेसिकली ये था। लेकिन जब बात आती है कॉलोनियल एरा को लेकर, तो ये देखा गया है, एक पैराडॉक्स देखा गया है लिबरल्स के माइंड में कि भाई लिबरल्स जो है हमेशा ये जो कॉलोनियल रूल था उसे जस्टिफाई कर रहे थे। अब वो जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे थे लिबरल्स इस कॉलोनियल रूल को? वो कॉलोनियल रूल को जस्टिफिकेशन दे रहे थे एज अ सिविलाइजिंग मिशन। वो मानते थे कि भाई जो कॉलोनीज है, चाहे वो साउथ अफ्रीका ले लो या फिर इंडिया ले लो या फिर कोई सी भी ऐसी कंट्री हो, उनको सिविलाइज्ड करने के लिए अंग्रेजों ने उन पर शासन करना स्टार्ट किया था। तो लिबरल थिंकर्स जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है J.S. मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यूरोपियन सोसाइटीज़ जो थी वो बहुत ही मतलब कि सक्सेसफुल सोसाइटी थी और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था, अपनी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को अचीव करना चाहिए था। तो अब ये उनका दायित्व था कि जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है, द सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड सोसाइटी जो है, कि जैसे कि इनका मानना था इंडिया हो गई या फिर हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका हो गए या फिर लैटिन अमेरिका के या थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ है वो अनसिविलाइज्ड है, बैकवर्ड है, तो उनको अब सिविलाइज्ड करना होगा। और ये किसका फ़र्ज़ है? ये यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ का फ़र्ज़ है कि वहाँ जाकर उन्हें वो मैच्योर बनाए, सिविलाइज्ड करे। Mill maintained the paternalistic or despotic rule was justified in this context to introduce Western education। की मिल जो J.S. मिल जो थे, उन्होंने कहा कि अगर इनको सिविलाइज्ड बनाने पर आप डेस्पोटिक रूल यानी कि कोई आप उन पर उनको पनिश करते हैं या फिर उन पर अत्याचार करते हैं, तो वो कई हद तक सही है, क्योंकि उसके बाद वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। उनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, लीगल जो सिस्टम है
एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाए और उनको एक समझ दे मॉडर्न गवर्नेंस की कि मॉडर्न गवर्नेंस कैसे वर्क करती है। तो ये जो लिबरल्स थे उनका मानना था कि कॉलोनियलिज्म जो है वो राइट है, वो कहीं ना कहीं अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज को सिविलाइज्ड करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इन इकोनॉमिक टर्म्स अगर बात करें तो देखिएगा लिबरल्स जो है वो मार्केट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई देखिएगा कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो कॉलोनीज थी पहले ब्रिटिशर्स की, तो उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, उनके पास रहने के लिए अच्छी मतलब घर नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है। तो लिबरल्स का मानना था कि ये जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस गए तो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ में, तो इन्होंने निर्माण किया रेलवेज का, पोर्ट्स का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और इन कॉलोनीज को जो ग्लोबल इकोनॉमी थी उनके साथ इंटीग्रेट किया, उनको जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उनके साथ जोड़ा ताकि ये जो कॉलोनीज है वो सिविलाइज्ड हो सके और इनको प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। बट इन प्रैक्टिस अगर बात करें तो कॉलोनियल इकोनॉमी वर सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड टू सर्व द इकोनॉमिक मेट्रोपोल। अब कॉलोनियल इकोनॉमीज जो थी वो किसको सर्व कर रही थी? देखिएगा भारत अगर इतना सोने की चिड़िया कहा जाता था तो भारत को लूटा किसने? फिर दादा भाई नारोजी ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई इन्होंने बोला कि हम आपको प्रोस्पर करेंगे, वी विल मेक यू सिविलाइज्ड, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारा जो रिसोर्सेज थे, हमारे पास जो मनी थी उसको लूट कर अपने आप को प्रोस्परस किया, अपने आप को डेवलप किया और अपने आप को मतलब कि ऐसा बना दिया कि देखिएगा इंडिया में जो कैश क्रॉप्स उगाई जाती थी, जो रॉ मटेरियल्स थे वो इंडिया से ले जाए गए। जैसे कि कॉटन सबसे इजी और सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कॉटन जो है इंडिया में इसकी खेती की गई, इसे यूरोप ले जाया गया एंड यूरोप में इसको परिवर्तित किया गया शर्ट्स में, पैंट्स में एक्सेट्रा, एंड ये सेल किया गया ऊंचे दामों में। कहाँ? इंडिया में। अब वहाँ क्या हुआ कि इंडिया से कच्चा माल ले जाया गया जो कि किसानों को बहुत ही कम पैसों में खरीदा गया किसानों से, एंड यूरोप या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या किया गया? यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। अब इंडस्ट्रीज सेटअप की गई तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो इनकी जीडीपी या फिर इकोनॉमी जो है वो उसका ग्रोथ हुआ। अब यहाँ से जो शर्ट्स वगैरह, जो कपड़े वगैरह, क्लोथ वगैरह बनाए जाते थे वो बनाकर इंडिया में बेचे गए ऊंचे दामों पर। तो इन्होंने देख रहे हो किस तरीके से माइंड गेम खेली गई कि हम इंडिया को सिविलाइज करेंगे ब्ला ब्ला बोलकर इन्होंने खुद को ही ग्रो कर लिया, खुद को ही आगे बढ़ा लिया। तो इनको क्रिटिसाइज किया गया था पोस्ट कॉलोनियल जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति का नाम आता है उसमें नाम आता है एडवर्ड सैड का एंड फ्रांस फैनन का। एडवर्ड सैड के द्वारा एक आर्ग्यूमेंट दी गई थी पोस्ट ओरिएंटलिज्म में। अब ओरिएंट्स कौन है? ओरिएंट्स वो है जो पहले कॉलोनी थे और अब मतलब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो एडवर्ड सैड का ये मानना था कि भाई ओरिएंटलिज्म में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वेस्ट ने कैसे ओरिएंट को एक इंफीरियर के रूप में, इरेशनल के रूप में कंस्ट्रक्ट किया एंड देन उनको लूटना स्टार्ट किया और उन्होंने लेजिटिमाइज किया और उन्होंने ये सही बताया कि भाई जो मतलब वेस्टर्न कर रहे हैं वो सही है एंड आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिविलाइज्ड करने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्होंने बताया। तो जब हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और इसके अलावा भी कई स्कॉलर्स थे पोस्ट कॉलोनियलिज्म में जिन्होंने कहा कि भाई वेस्टर्न जो थे उन्होंने वर्ल्ड को 3 भागों में बांट दिया। पोस्ट कॉलोनियल थियरी में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो देखिएगा मार्क्सिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था इसलिए क्योंकि देखिएगा कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि वर्ल्ड जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है और 2 भाग कौन से हैं? दोनों भाग है, एक हैव्स का मतलब है कि जिनके पास है, हैव्स एंड हैव नॉट। अब जो हैव्स है वो कैपिटलिस्ट है, एलिट क्लास है, बोर्जुआ क्लास है, जो बिजनेसमैन कहे जा सकते हैं, और जो हैव नॉट है वो प्रोलेटरिएट है। प्रोलेटरिएट मतलब कि
मजदूर हो गए, देन वर्किंग क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास हो गई, तो ये हैव नॉट में कंसीडर किए जाते हैं। तो मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ एक आइडियोलॉजी या फिर बोल सकते हैं एक लड़ाई थी कि भाई बॉर्जुआ क्लास के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ एक लड़ाई थी मार्क्सिज्म के रूप में। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एनालाइजेस कॉलोनियल थ्रू द लेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के लेंसेस से देखते हैं कॉलोनियलिज्म को मार्क्सिस्ट। एंड ग्लोबल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की किस तरीके से ग्लोबल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इंक्रीज हुई कॉलोनियलिज्म के वजह से। तो कॉलोनियल एक्सपेंशन को कैसे देखते हैं मार्क्सिस्ट, नॉट एन एक्सीडेंटल हिस्टोरिकल इवेंट, की ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था कि भाई वेस्ट में लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ पर एक क्वीन थी, उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर कंपनी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को संभालेगी और एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो एक ईस्टर्न कंट्रीज को संभालेगी। ये कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं था, बट ये स्ट्रक्चरल नेसेसिटी थी किसके लिए, फॉर एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। अब एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए क्यों ये नेसेसिटी थी उसके बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं। मार्क्स एंड फेडरल एंजल्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं, लेनिन एंड मार्क्सिज्म जो है उसे एक्सपेंड करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। उसमें है लेनिन, जो कि आप यूएसएसआर में लेनिन के बारे में पढ़ेंगे, स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे, एंड रोसा लक्समबर्ग। अब यहाँ पर इस अप्रोच ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई कॉलोनियल टेरिटरीज जो थी वो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट की गई क्योंकि देखिएगा कॉलोनियल या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना ली थी, वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे थे। अब प्रोडक्शन कर रहे थे तो इनके पास प्रोडक्शन तो सरप्लस था, यानी कि ज़्यादा था। तो अब इनको क्या करना था कि इनको मार्केट की आवश्यकता थी, और मार्केट कहाँ पर थी, ईस्टर्न कंट्रीज में या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो इन्होंने उन कंट्रीज को धीरे 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 अपने कब्जे में ले लिया या फिर कह सकते हैं अपनी कॉलोनीज बना दिया। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो वो मार्केट थी थर्ड वर्ल्ड की, चाहे वो इंडिया की, चाइना की, साउथ अफ्रीका की या किसी भी अदर कंट्री की जो कॉलोनी बनी थी, तो उन्होंने उन मार्केट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इनका जो प्रोडक्शन था वो उन मार्केट्स में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव था कॉलोनियलिज्म को लेकर, उनका सिंपली ये मानना था कि ये जो कॉलोनीज बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा, वो ऐसा कोई इवेंट नहीं था जो एकदम से आया। उनका ये मानना था कि ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन था, मान लीजिएगा कि यूरोप में 10 लोग थे, अब 10 लोगों के लिए जो मतलब कि प्रोडक्शन करना था, चाहे वो खाने का है, कपड़ों का है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन है, वो हो चुका था। अब इन्होंने प्रोडक्शन 50 लोगों का करना स्टार्ट कर दिया था। अब इनके पास 40 लोग तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या शुरुआत कर दिया, इन 40 लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और 40 लोग इन्हें मिले कहाँ पर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द सेंस कि वो कंट्रीज जो डेवलप्ड नहीं थी, जो ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़ी नहीं थी। तो इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूप में या फिर कह सकते हैं ग्लोबल साउथ के रूप में देखा कि इन्हें इंडिया जैसी कंट्रीज को एंड डिफरेंट जो अदर कंट्रीज थी उनको। लेनिन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इंपीरियलिज्म जो है वो क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी कि भाई ये जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है वो इंटरनल क्राइसिस फेस कर रही थी, इंक्लूडिंग फॉलिंग प्रॉफिट रेट्स, कि भाई अब इनके पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, इनकी मार्केट जो है वो सैचुरेट होना स्टार्ट हो गई थी, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। तो इनको भाई अब एक नई मार्केट की जरूरत थी इस क्राइसिस को रिसॉल्व करने के लिए। इनको कॉलोनियल टेरिटरीज की जरूरत थी टू एस्टेब्लिश ट्रेड मोनोपोलीज की, ताकि ये जो ट्रेड की मोनोपोली है, अपना स्थायित्व है, वो मतलब ला सके। तो इन्होंने चीप लेबर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, तो थर्ड वर्ल्ड में इनको मिल गया। रॉ मटेरियल ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मिलना स्टार्ट हो गया, जैसे ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है। मैंने ग्लोबल साउथ थर्ड वर्ल्ड के डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक वीडियो बना रखी है पहले से, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सरप्लस जो कैपिटल थी उसे इन्वेस्ट करने के लिए किसी मार्केट की जरूरत थी। तो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ के एक थियोरी देते हैं, फेमसली आर्टिकुलेट की गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा था कि जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भारत का
जो खजाना था भारत को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूट लिया और अपने आप को आगे बढ़ा दिया गया। कॉलोनियल रूल ने क्या किया, सिस्टमेटिकली एक्सट्रैक्ट किया क्या, इकोनॉमिक सरप्लस थ्रू हैवी टैक्सेशन। भारतीय लोगों पर टैक्स लगा दिए गए हैवी। देन ट्रेड इम्बैलेंस हुआ कि भारतीय लोगों के जो खादी था, खादी को बहुत महंगा कर दिया गया एंड उनके द्वारा लाए गए जो क्लोथ्स थे उसको सस्ते दामों में बेचा गया। रिप्रेटेशन ऑफ प्रॉफिट देखा गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसका फायदा हुआ, कॉलोनीज का नहीं हुआ, कॉलोनियल रूलर्स का हुआ। वेस्ट कंट्रीज जो थी उनका यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से फायदा देखा गया। द डायनेमिक सिस्टमेटिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। अब क्या हुआ कि हमारी जो लोकल इकोनॉमी थी, चाहे वो खादी है या फिर हमारी जो कृषि थी, उसे इन्होंने डिग्रेड कर दिया सिस्टमेटिकली। इन्होंने अपने जो हमारे जो हैंडलूम सेक्टर्स थे, चाहे वो खादी के रूप में है या हमारे जो कैश क्रॉप प्रोडक्शन था, उसको इन्होंने इरोड कर दिया एंड इन्होंने रिपीटेडली फेमाइन वगैरह जो होती थी उसका कोई मुआवजा नहीं दिया किसानों को। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई जो खेती होती थी, डाइवर्स खेती होती थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं आप डाइवर्स खेती मत करो, आप या तो इंडिगो यानी कि नील की खेती करो या तो कॉटन की खेती करो। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि कॉटन और इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाई गई, जिसके लिए चंपारण सत्याग्रह आप जानते होंगे 1916-17 का गांधी जी के द्वारा, कि भाई इंडिगो की खेती इतनी जबरदस्ती तरीके से क्यों करवाई जा रही है। तो यहाँ पर अब क्या होने लग गया, फूड सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा प्रहार हो गया, क्योंकि अब सब लोग कॉटन एंड इंडिगो की खेती कर रहे हैं। तो भारत में क्या होने लग गया, भूखमरी होने लग गई, क्योंकि पहले लोग उगाते थे धान, गेहूं, बाजरा वगैरह, और यहाँ पर अब सभी लोग खेतों में इंडिगो की खेती कर रहे हैं, कॉटन की खेती कर रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी पर प्रहार हुआ यहाँ पर। इसके कारण क्या हुआ, फेमाइन आने लग गए कि लोग मरने लग गए भूखमरी से, बीमारियों से। तो यही बात यहाँ पर देखी गई। मार्क्सिस्ट एनालिसिस देखे तो इन्होंने कॉलोनियल रीशेप्ड क्लास स्ट्रक्चर पर एम्फसाइज किया, कॉलोनाइज सोसाइटीज पर ध्यान दिया, लेकिन मार्क्सिस्ट का ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज थी उनको सिविलाइज्ड करने के लिए इन पर कॉलोनियल रूल का होना बहुत जरूरी था। तो ये भी एक रियलिटी थी, ठीक है। रीशेप्ड क्लास स्ट्रक्चर की भाई ये जो क्लास स्ट्रक्चर थी वो उसे रीसेप किया किसने, कॉलोनियल रूल्स ने। विद इन कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज इंपीरियल पावर फोस्टर की गई, कंप्रेडर क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मार्चेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो मिडलमैन के रूप में कार्य कर रहे थे किनके बीच, ब्रिटिशर्स के बीच और लोकल लोगों के बीच, इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं आ रहे थे ये हमसे टैक्स वसूल करने। इन्होंने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रूरल रिस्ट्रक्चरिंग की, जहाँ पर पीजेंट्स यानी कि स्मॉल जो किसान थे उनसे इन्होंने टैक्स को वसूल करना स्टार्ट कर दिया। फिर नई रूरल एंड अर्बन जो प्रोलेटरिएट थे, वर्किंग क्लास थी, वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसे हम आज मिडिल क्लास के रूप में देखते हैं। Despite its analytical strength, critics note that the traditional Marxist analysis sometimes suffer from the economic determinism. हालांकि मार्क्सिस्ट ने कोलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज भी देखा जाता है कि जो मार्क्सिस्ट थे ज़्यादा इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पर फोकस किया है, कि इकोनॉमी के हिसाब से ज़्यादा इन्होंने देखा है कि क्या इन्होंने इकोनॉमी में ज़्यादा किसका फेवर किया, चाहे कैपिटलिज्म का किया या फिर प्रोलेटरिएट यानी कि वर्किंग क्लास का, क्या इस हिसाब से ये अपने पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड क्लास स्ट्रगल को ज़्यादा ये ध्यान में लगते हैं, और कल्चरल, रिलीजियस। देखिएगा, अगर ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया, हम पर इन द सेंस भारत पर अगर राज किया, तो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं लूटा, इन्होंने हमारे कल्चर पर प्रहार किया, हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटी थी उस पर प्रहार किया। साइकोलॉजिकली इन्होंने हमें ऐसा बता दिया कि भाई इनका जो वेस्टर्न कल्चर है वो सर्वश्रेष्ठ है, एंड जो इंडियन कल्चर या फिर कह सकते हैं हम जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है वो थोड़ा डाउनग्रेडेड है और उससे बेटर है आप एक कल्चर फॉलो करो जो सिविलाइज्ड है, जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, एटसेट्रा। ऐसा इन्होंने एक हमारा साइकोलॉजी बना दी। वेल ओवरलुक किया इन्होंने इनको, नॉन क्लास बेस्ड एजेंसी को, इंडिजिनस पॉपुलेशन को ओवरलुक किया। अब बात करते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव की। तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो आज़ाद हो चुकी थी, स्वतंत्र हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इंडिया को भी देखें तो इंडिया 1947 में आज़ाद हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उसके खिलाफ एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई आइडियोलॉजी उत्पन्न हुई और वो आइडियोलॉजी को नाम दिया गया पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स थे, डिफरेंट जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, और उन्होंने क्या किया भाई, जो कॉलोनियल रूल था उस पर प्रहार किया और कहा कि भाई जो कॉलोनियल रूल था उन्होंने कल्चर, आइडियोलॉजी और साइकोलॉजी पर ध्यान दिया और उन्होंने कॉलोनीज को कहीं ना कहीं कॉलोनीज की जो लेगेसीज थी उसको डाउनग्रेड बताने की कोशिश की। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो एडवर्ड सैड ने किया है एंड फ्रेंच फैनन ने किया। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गायत्री, चक्रवर्ती, स्पिवक एंड होमी के भाभा के द्वारा एक अप्रोच या फिर कह सकते हैं वर्क इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर इन स्कॉलर्स का कहना था कि एडवर्ड सेड के द्वारा एक वर्क इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंट्स कौन थे? ओरिएंट्स वो लोग थे या फिर वो सोसाइटीज जी जो पहले लाइक कॉलोनीज थी उन ब्रिटिशर्स की, वेस्टर्न्स की। तो इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म के ऊपर प्रहार किया। यूरोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है, ये यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? तो देखिएगा, यूरोसेंट्रिज्म का ये मतलब है जहाँ पर आप वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो गुणगान गाया गया है वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रीज का बताया गया है कि वेस्टर्न कल्चर कितना सर्वश्रेष्ठ है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो कितने इंटेलेक्चुअल है। अगर आप देखिए, आप पॉलिटिकल थियरी में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप कम ही पाएंगे कि वहाँ पर आपको किसी एंशिएंट ईस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में मिले, चाहे वो चाइना से हो या फिर चाहे वो इंडिया से हो। यहाँ पर आप पाएंगे प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, देन आप अलग अलग जो स्कॉलर्स है सोक्रेटिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे चाणक्य के बारे में और चाणक्य की जो फिलॉसफी है उनके बारे में। अगर आपको उनके बारे में पढ़ना होगा तो उनको आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ना होगा। तो देखिएगा, जितने भी जो कॉर्नरस्टोन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी किसे कहा जाता है? लाइक प्लेटो को। तो ये इन्होंने कहा कि वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके खिलाफ जो मुहिम पेश की गई थी तो वो एडवर्ड सैड के द्वारा की गई थी कि ओरिएंटलिज्म में इन्होंने बोला कि ये यूरोसेंट्रिज्म या यूरोपवाद को ज़्यादा ही मतलब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मानते हैं, और बाकी जो स्कॉलर्स हैं, लिटरेचर है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज की, सोसाइटीज़ की, उनको स्टैटिक, एग्जॉटिव और पैसिव मानते हैं कि वो ज़्यादा रुकी हुई है, वो एंशिएंट आइडियोलॉजी में ही रुकी हुई है, और ये कल्चरल जस्टिफिकेशन देते हैं इंपीरियल रूल का। फैनन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, एंड एक और बुक थी द रेस्ट ऑफ द अर्थ। तो इस बुक में इन्होंने डिसेक्टेड किया था कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है कॉलोनाइजेशन का, कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ पर यूरोपियन सुपीरियॉरिटी का साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा रख दिया है। वर्ल्ड में आज इंग्लिश क्यों बोली जाती है? वाई डू नॉट वी स्पीक हिंदी? हिंदी स्पीकर ज़्यादा है वर्ल्ड में। और वाई डू नॉट वी स्पीक चाइनीज़? चाइनीज़ भी तो है एक लैंग्वेज। वाई डू नॉट वी स्पीक जैपनीज? और क्यों हम इंग्लिश को एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज मानते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज मानते हैं? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया तो हम अंग्रेजी भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही तो है कि हम वेस्टर्न कल्चर को, यूरोपियन कल्चर को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और अगर हम उससे अलग जाते हैं तो हम सेल्फ एलियनेटेड फील करते हैं, हम इंफीरियर फील करते हैं। तो यहाँ पर गायत्री स्पिवक के द्वारा एक ऐसे लिखा गया था जिसका नाम था कैन द सबल्टन स्पीक। अब सबल्टन कौन है? देखिएगा, सबल्टन वो लोग हैं जैसे कि वर्किंग क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास वगैरह थे, वो सबल्टन क्लास में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था दोनों को, कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज को। क्यों? क्योंकि जब हम कॉलोनियल या फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो नेशनलिस्ट, जो एलिट क्लास थी, उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, उन्होंने क्या किया उनके बारे में जानने को मिलता है। देन अगर हम कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो हम वेस्टर्न स्कॉलर, वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में जानने को मिलता है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो वर्किंग क्लास थे, मजदूर थे, उनके बारे में क्यों हमें नहीं जानने को मिलता?
तो उन्हीं के लिए इन्होंने सबल्टन वर्ड का यूज किया कि भाई जो पीजेंट्स थे, छोटे मोटे किसान जो थे, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, विमेन थी, जो वर्किंग नॉन एलाइड ग्रुप थे, उनके बारे में कौन बताएगा। तो उन्होंने भी हर एक मूवमेंट में, हर एक जो लड़ाई थी उसमें पार्टिसिपेट किया एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उन मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थे उनके बारे में बात की किसने, सबल्टन अप्रोच के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने, कि वर ऑफन स्पोकन फॉर द एलिट्स, कि भाई ये जो कॉलोनियल या फिर नेशनलिस्ट जो अप्रोच थी उन्होंने हमेशा से ही बात की है एलिट्स की, रादर देन गिवन चांस टू ट्रू पॉलिटिकल हिस्ट्री और एजेंसी के जो आम लोग थे उनके बारे में कौन बोलेगा। फिर होमी के वाहवा के द्वारा एक कॉन्सेप्ट हाइपरब्रिटिका एंड मिमिक्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई कॉलोनियल पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं थी। उन्होंने बताया कि व्हेन कॉलोनाइज्ड पीपल अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड द लैंग्वेज, कस्टम एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनाइजर, की जब लोगों ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया उस लैंग्वेज को, कस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलोनाइजर्स की वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न कस्टम एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को जब हमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइब्रिड हो गया कि दो कल्चर एक साथ मिल गए, इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न कल्चर अब साथ में मिल गए, और यहाँ पर हमारी क्या बनी, एक हाइब्रिड आइडेंटिटी, जिसने सबली सबवर्ट कर दिया, अंडरमाइन कर दिया कॉलोनियल अथॉरिटी को। पोस्ट colonial asserts that colonialization requires not just political independence but an ongoing process dismantling Eurocentric knowledge, कि पोस्ट colonial जो स्कॉलर्स हैं उनका बेसिकली मानना है कि जो पोस्ट colonialism का मतलब क्या है, कि colonialism का विरोध करना तो है, साथ ही साथ जो यूरोसेंट्रिक यूरोनिज्म की जो बात चलती है कि यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर, कस्टम एंड जो लैंग्वेज है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सुपीरियर है, एंड बाकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, लैंग्वेजेस है, वो इंफीरियर है, तो उसके खिलाफ इन्होंने प्रहार किया है पोस्ट कॉलोनियलिज्म में। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म में एक और चीज आपको मैं समझाना चाहता था, वो थी कोर एंड पेरीफेरी की थियरी। ठीक है, वो अभी इसमें नहीं लिखी थी बट मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिएगा, कोर कौन है? कोर वो स्टेट है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ये कोर स्टेट्स है, और ये पेरीफेरी है। अब पेरीफेरी जो है वो कंट्री है जहां से रॉ मटेरियल लाया गया, जो कॉलोनीज है वेस्टर्न कंट्रीज की, तो यहाँ से रॉ मटेरियल लाके कोर कंट्रीज में लाया गया, इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, एंड यहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज से जो बनाया प्रोडक्शन था वो पेरीफेरीज में जाके ऊंचे दामों में बेचा गया। तो यहाँ पर पेरीफेरी जो है वो एक्सप्लॉइट हो रही है, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है, कोर कंट्रीज के द्वारा हो रहा है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था। अगर आपको कोर और पेरीफेरी की कोई पूछ ले कि अगर आपने पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ा है एंड कोर एंड पेरीफेरी के बारे में बताओ, देन यू कैन टेल देम दिस। ओके, अब बात करते हैं पार्ट 2 या फिर पार्ट बी की। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है एंड अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में हमें अप्रोचेस पढ़नी है, जिसमें अप्रोचेस में नेशनलिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इंपीरियलिस्ट अप्रोच है, एंड लास्ट में सबल्टन अप्रोच है। तो इन चारों अप्रोचेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच की। नेशनलिस्ट अप्रोच क्या आप समझते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच से? तो बेसिकली नेशनलिस्ट अप्रोच जिसे बोलते हैं राष्ट्रवादी अप्रोच या फिर तरीका, तो वो क्या है? तो देखिएगा, नेशनलिस्ट अप्रोच व्यूज इंडियन नेशनलिज्म एंड ऑर्गेनिक, इंडिजिनस एंड ब्रॉड बेस्ड स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सोवरेनिटी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस। तो नेशनलिस्ट स्कॉलर्स हैं, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनका मानना था कि जो ये इंडियन नेशनलिज्म है वो कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है जो एकदम से उत्पन्न हुआ है, ये ऑर्गेनिक है, इंडिजिनस है, ब्रॉड बेस्ड है, फॉर व्हाट? फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, फॉर सोशल जस्टिस। नेशनलिस्ट स्कॉलर्स जो है स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट क्लेम को कि भाई इंडिया को ये लोग आके सिविलाइज्ड करेंगे। नेशनलिस्ट का मानना था इंडिया बहुत पहले से सिविलाइज्ड है, और जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो इंडिया एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट, जहां पर
सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो एग्जिस्ट करती थी। तो वी हैव बीन अ सिविलाइज्ड कंट्री एंड हु यू आर टू सिविलाइज्ड अस। हम बहुत पहले से हम ऑर्गेनिक सिविलाइज्ड कंट्री है। तो नेशनलिस्ट का ये मानना था। अब पाइनर हम कहें कि पाइनर इंटेलेक्चुअल्स कौन थे इस मूवमेंट में, तो इसमें स्वामी विवेकानंद थे, दादा भाई नौरोजी थे, आर.सी. दत्त थे, बाल गंगाधर तिलक थे। फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी जैसे स्कॉलर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे स्कॉलर्स ने भी अपना जो योगदान है वो दिया। इस स्कूल ऑफ थॉट का आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई हमारे पास शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है, कॉमन ग्रीवेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है कि भाई हम अगर विरोध कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं तो हम उस कॉलोनियलिज्म का विरोध कर रहे हैं जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर हम सभी को एकता के साथ में, यहाँ पर मैं की भावना को छोड़कर हम की भावना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, हम भारतीय है। अर्ली इकोनॉमिक जो नेशनलिस्ट लाइक दादा भाई नौरोजी एंड आर.सी. दत्त जो थे, इन्होंने एक थियरी दी थी जिसे ब्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो ब्रिटिशर्स थे या फॉरेनर्स थे या फिर जो कॉलोनियर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को लूटा है। फिर इन्होंने भाई सेल्फ रिलायंस के लिए स्वदेशी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कॉर्नरस्टोन के रूप में कार्य किया। कल्चरल रिवाइवलिज्म को लेकर इन्होंने कार्य किए कि भाई हमारे जो कल्चर है वो बहुत पुराने हैं और ये ब्रिटिशर्स के कल्चर्स को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम अपने कल्चर्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, जो अब हमारा नेशनल सॉन्ग बन चुका है, हाल ही में उसके लिए एक बिल पास हुआ तो वो बनाया गया। स्वामी विवेकानंद तिलक ने यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, लिटरेचर और पब्लिक फेस्टिवल जैसे कि गणेश उत्सव और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फेस्टिवल्स थे उसको एनकरेज करने की बात की। देखिएगा, गणेश उत्सव जब होता है तो वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बहुत अच्छे से उसे सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि भारत के सभी धर्मों के लोग साथ में आकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तिलक ने ये बोला कि भाई ये कुछ ऐसे हमारे फेस्टिवल्स है जिसमें कई लोग साथ मिलकर अपने जो उत्साह को वर्धन करते हैं और साथ में मिलकर हम की भावना को आगे बढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में क्या हुआ कि नेशनलिस्ट मूवमेंट देखे गए, ट्रांसफॉर्म देखा गया, अर्बन टू एलिट लेड कैंपेन देखा गया, मास मूवमेंट देखे गए। यहाँ पर कैसे मूवमेंट, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस देखा गया जिसे अहिंसा सत्याग्रह कहा गया। इवेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखे गए 1920-22 में। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा गया 1930-34 में। क्विट इंडिया मूवमेंट देखा गया 1942 में। मिलियंस ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन जो थे, स्टूडेंट्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन मूवमेंट्स। तो ये सारे कौन से थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे नेशनलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा। वाइल क्रिटिक्स की ये आर्ग्यूमेंट थी कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो था वो समटाइम्स मिनिमाइज था क्लास को लेकर, कास्ट को लेकर, कि भाई एक ही क्लास के व्यक्ति है यहाँ पर, कास्ट के, और कम्युनल डिवीजन था यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कुछ धर्म के लोग हैं और कुछ धर्म के लोग नहीं है यहाँ पर। तो इट रिमेन्स फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिजिनस रेजिलेंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। देन कम्स इम्पीरियलिस्ट अप्रोच। अब इम्पीरियलिस्ट अप्रोच का क्या मानना था कि भाई ये जो, माफ कीजिएगा, कि ये जो लाइक कॉलोनीज थी उनको सिविलाइज्ड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने शासन किया था। तो हाउ कैन यू से दैट कि ब्रिटिशर्स ने इनको लूटा है, इम्पीरियलिस्ट का ये मानना था। तो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच जो है वो डेवलप की गई थी कॉलोनियल रूल के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा। जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंटरप्रेट किया इंडियन नेशनलिज्म को यूरोसेंट्रिक लेंस से। आई होप कि आपको अब यूरोसेंट्रिक के बारे में पता चल गया होगा। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने जस्टिफाई किया कॉलोनियल रूल को कि भाई ये सिविलाइजिंग मिशन था, कि जो सिविलाइज्ड नहीं थे उनको सिविलाइज्ड करना था और वर्ल्ड इकोनॉमी में जोड़ना था। उनके अंदर, उनके धर्म के अंदर, उनके कल्चर के अंदर, कस्टम के अंदर, उनके देश के अंदर कुछ ऐसी बुराइयां थी जो कि बहुत बेकार थी और उनको उन बुराइयों से हटाना था, इसलिए इनको भाई सिविलाइज्ड बनाना था, इनका ये मानना था। तो उनकी प्रोग्रेस के लिए, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन के लिए, उनके जो स्टैग्नेंट एंड फ्रक्चर्ड रीजन थे उनको आगे लाने के लिए एक
ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिविलाइजिंग मिशन था कि उल्टा इन्होंने कि ब्रिटिशर्स ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने पैसे लगा के इनको सिविलाइज किया है। अब कोर असर्शन की बात करें तो इंपीरियल पर्सपेक्टिव इज द डिनायल ऑफ द इंडियन यूनिटी, कि भाई इंडिया जो था वो यूनाइट नहीं था। ये बहुत छोटे छोटे जो राज्य थे, या फिर कह सकते हैं हमने 16 जनपद वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो ये उनको सामने ला के उनको मेंशन करके बताते हैं कि भाई देखो इंडिया जो था वो छोटे छोटे रीजनल किंगडम, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन आदि में बटा हुआ था और केओटिक सिचुएशन में था कि ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इनको मतलब यूनिफाई करने के लिए एक रेफरी के रूप में कार्य किया है किसने? ब्रिटिशर्स ने देखो यहाँ पर कैसे वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, रेलवे, टेलीग्राफ और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, लीगल यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, देन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे देखो कितना सिविलाइज्ड हो गया है इंडिया एटसेट्रा। तो इन्होंने थियरीज घड़ी जिससे इन्होंने अपने जो कॉलोनियल रूल है उसको जस्टिफाई करना चुना। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला इंपीरियलिस्ट जो है इंडियन नेशनलिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं कि भाई ये जो इंडियन नेशनलिज्म था वो कुछ और नहीं था। जो बड़े एलिट लोग थे उनको ना थोड़ा अपनी वो कहते हैं ना ईगो पर ठेस महसूस हो रही थी कि ये जो ब्रिटिशर्स है आके सबको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग एलिट जो क्लास थी उनको ऐसा लगने लग गया कि ये जो वर्किंग क्लास है वो हमसे आगे बढ़ जाएगी ऐसा। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसे इंडियन नेशनलिज्म का नाम दिया। तो यहाँ पर ये बताया गया, तो फिगर्स लाइक दादा भाई नारोजी, तिलक, गांधी वर ऑफन पोर्ट्रेड एज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड मॉडर्नाइजेशन। कि देखो हमने ब्रिटिशर्स का ये मानना था, जैसे कि देखो दादा भाई नारोजी, तिलक, गांधी जी को हमने पढ़ाया एंड उनको ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन सिस्टम था वो समझाया एंड कैसे उनको मॉडर्नाइज्ड किया। हु डिड नॉट रिप्रेजेंट द वास्ट सपोजिटली, कि भाई ये लोग जो है वो आपको मतलब कि जो रूरल पीजेंट है, वर्किंग क्लास है, उनको रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि वो एलिट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनलिज्म वाज दस व्यूड एज द ऑथेंटिक पॉपुलर मूवमेंट बट एज ए डेरिवेट रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, कि ये लोग जो एलिट क्लास थे वो फर्स्ट्रेट हो चुके थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जो उनके हिसाब से नहीं हो रहे थे। Imperial historiography also laid heavy emphasis on religious divisions, कि भाई इंपीरियल हिस्टोग्राफी है वो रिलीजियस डिवीजन की बात करता है कि भाई यहाँ पर देखो इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम हमेशा से ही एंशिएंट टाइम से ही परमानेंट एनिमोसिटी में है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। परमानेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बताया कि हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो इनको एक साथ में लाने के लिए, इनको समझाने के लिए मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये जो लोग हैं वो साथ में आए। लेकिन जो ये नेशनलिज्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि भाई ये जो रिफॉर्म लाए गए हैं मॉडले मिंटो ये डिवाइड एंड रूल के लिए है। तो ये जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच बेसिकली थी वो गुणगान कर रही थी किसका? ये गुणगान कर रही थी कॉलोनियल रूल का, कॉलोनियल वेस्टर्न रूल को जस्टिफाई कर रही थी, एक अच्छे रूप में दिखा रही थी। ठीक है, देन कम्स मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंडियन नेशनलिज्म एनालाइज्ड फ्रीडम स्ट्रगल, कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल को देखा कैसे, किस लेंस से? लेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्लास डायनेमिक्स को देखा, सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस को देखा। तो प्रोमिनेंट अगर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात करें तो इसमें आर.पी. दत्त है जिन्होंने इंडिया टुडे लिखा, देन ए.आर. देसाई है जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लिखा। और इनका मानना था कि ये जो मूवमेंट था वो इनवाइटेबल था, रिस्पॉन्सिबल था एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था, ग्लोबल कैपिटलिज्म के खिलाफ था। बट अगर इसे हाईलाइट किया जाए इस मूवमेंट को तो यहाँ पर देखिएगा कि ये मूवमेंट जो था कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट के लिए था। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट ब्रिटिश रूल इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू ग्लोबल कैपिटलिज्म, कि इंडिया को इन्होंने ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऐड किया। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने सबऑर्डिनेट रोल के रूप में देखा, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, इन्होंने इनको लूटना स्टार्ट कर दिया गया। इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया क्या, ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्रीज, जैसे कि भारत में खादी सिस्टम जो था, खादी
जो हमारे देश में आर्टिसनल सिस्टम था, इंडस्ट्रीज थी, उसे जड़ से खत्म कर दिया। हाई टैक्सेस इन्होंने एग्रीगेरियन यानी कि जो एग्रीकल्चर था उस पर लेवाई किए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गई, जिन्होंने मास रेजिस्टेंस मोबिलाइज किया और रूरल, पीजेंट, अर्बन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सब साथ आए और इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। विरोध किसका करना स्टार्ट कर दिया? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल क्रिटिक विद मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क इज दैट द डुअल रोल प्लेड बाय द इंडियन बॉर्जुआ क्लास, कि जो बॉर्जुआ क्लास थी इंडिया की, जो कैपिटलिस्ट या फिर एलिट क्लास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट एंड लैंड ओनर्स जो थे, इन्होंने क्या रोल प्ले किया? एलिट लीडरशिप जो थी उन्होंने, जैसे कि नेशनल कांग्रेस का ये उदाहरण देते हैं, तो मार्क्सिस्ट कंटेन दैट व्हाइल द नेशनल बॉर्जुआ सपोर्टेड द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कि जो एलिट क्लास थी उन्होंने कॉलोनियल के खिलाफ आवाज तो उठाई, ब्रिटिशर्स को रिमूव करने की बात तो की, लेकिन ये अपने फायदे के लिए कर रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो ये अपनी जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप करेंगे एंड देन ये आगे बढ़ेंगे। Consequently, Congress leadership including Mahatma Gandhi often used non-violent method to channel the mass energy while simultaneously restraining radical peasant। कि भाई इनका मानना था कि जब भी इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए कॉलोनियल रूल के खिलाफ, तो जब इनको लगा कि भाई ये जो वर्कर्स है, पीजेंट्स है, यानी कि फार्मर्स जो है वो अब कॉलोनियल रूल पर नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट रूल पर प्रहार कर रहे हैं, तो इन्होंने रिटेन कर लिया, मतलब कि पीछे हट गए। वो स्ट्राइक्स जब हो रही थी फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उन्होंने उनको स्ट्राइक्स को कॉल ऑफ कर लिया कि ताकि जो कैपिटलिज्म पर प्रहार होना था वो रुक जाए और किसी कैपिटलिस्ट या एलिट की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना पहुंचे, उसको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट के साथ मिले हुए थे, मार्क्सिस्ट अप्रोच का ये मानना है। While providing a critical analysis of economic structures and exposing the limitation of elite leadership, critic contend that the classical Marxist historiography can be overly economically deterministic, जो कि भाई ये जो क्लासिक लिबरलिज्म या फिर कह सकते हैं क्लासिक जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो ज़्यादातर इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक से जुड़ी हुई थी, मार्क्सिस्ट जो थियरी थी। एट द टाइम इट अंडर एस्टिमेटेड जेन्युइन पावर ऑफ कल्चर, इन्होंने कल्चरल जो एक्सप्लॉइटेशन था उसको इग्नोर किया। कि इन्होंने मार्क्सिस्ट ने रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन, इमोशनल आइडियाज़ को जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ड्राइविंग पॉपुलर एंटी कॉलोनियल फेवर, इन सबको इग्नोर किया। इन्होंने सिर्फ फोकस किया किस पर? इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन पर, इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन था उस पर। अब बात करते हैं सबल्टन अप्रोच। तो सबल्टन अप्रोच जो है वो न्यूएस्ट अप्रोच है, 1917 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबल्टन अप्रोच बेसिकली जो है 1980s में इमर्ज हो गई थी और स्टेट वर्डशिप ऑफ सबल्टन स्टडीज कलेक्टिव लेड बाय हिस्टोरियन। अब इसके पॉपुलर जो स्कॉलर थे वो कौन थे? रंजीत गुहा, जो कि इन्फ्लुएंस थे एंटोनियो ग्राम्सी के कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। कि भाई हेजेमनी कैसे होती है? हेजेमनी ऐसी नहीं होती कि आप उन पर अपनी मार पीट से किसी पर हेजेमनी कर रहे हैं। हेजेमनी आइडियोलॉजिकल होती है। आइडियोलॉजिकल इन द सेंस कि आप किसी आइडिया को ऐसा बता दो कि उन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा जो आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है वो ही ट्रू है, वो ही अच्छा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब सबल्टन हिस्टोरियंस जो हैं वो इस फ्रेमवर्क को मानते हैं कि देखिए हम जब हिस्ट्री को देखते हैं तो वो एलिट ड्रिवन है। एलिट ड्रिवन इन द सेंस कि कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई गांधी जी ने रोल प्ले किया, नेहरू जी ने रोल प्ले किया, एंड बहुत सारे जो एलिट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर थे या फिर एलिट जो लोग थे उन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ पर सबल्टन्स को हम भूल जाते हैं। अब सबल्टन कौन है? पीजेंट्स है, ट्राइबल ग्रुप्स है, वर्कर्स है, दलित है, विमेन है। इनको हम हिस्ट्री में लाना भूल जाते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि किस पर्टिकुलर लीडर ने कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन वो पर्टिकुलर लीडर अकेला नहीं था ना, उसके पीछे एक मास था। मास इन द सेंस कि बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को हम क्यों नहीं आगे लाते? उन लोगों के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं करते? हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जो लोग इन मूवमेंट्स का हिस्सा बने? जैसे कि उन्होंने संथाल रिबेलियन का नाम दिया, जहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा पर्सनैलिटी नहीं था, पर्सनल फिगर नहीं था। तेभागा मूवमेंट की बात करते हैं, वर्ली रिवॉल्ट की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल लोकलाइज्ड मूवमेंट थे। एग्रीगेरियन अपराइजिंग थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया
और ब्रिटिशर्स को डरा दिया, जो स्पॉन्टेनियस थे, डायरेक्टली प्रहार किया, इन पर क्यों नहीं बात करते? तो जब भी हम सबल्टन अप्रोच की बात करेंगे तो रंजीत गुहा की बात करेंगे। इवन ड्यूरिंग मेजर पैन इंडिया प्रोग्राम या फिर कैंपेन लाइक नॉन कोऑपरेशन या क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ भी सबल्टन ग्रुप ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और इन्होंने स्वराज का जो स्लोगन था उसको स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया, नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया। फिर भी हम यहाँ पर सबल्टन्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? तो ये अप्रोच जो है वो दर्शाती है कि किस तरीके से सभी को यहाँ पर डेमोक्रेटाइज तरीके से एक साथ लाने की बात की जा रही है। कि हमने एलिट क्लास के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े लीडर्स के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता है उन लोगों को जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इन मूवमेंट्स में, इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हिस्सा लिया, उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। तो ये जो कंक्लूजन है आपके लिए होमवर्क है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।